नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला दोस्तों, क्योंकि इसमें जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं ये आप समझ लीजिए, ये ज्योतिष का हृदय है, हार्ट ऑफ ज्योतिष, भवत भावम। आई एम श्योर आपने ये कभी न कभी इसके बारे में सुना होगा। अगर आपने कभी ज्योतिष के बारे में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो आपने भवत भावम ज़रूर सुना होगा। अगर सुना नहीं होगा तो आपने डेफिनेटली इसको अप्लाई किया होगा अपने ज्योतिष प्रेडिक्शंस में। तो मैं तो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मानता हूँ दोस्तों, ज्योतिष का। मेरे हिसाब से भवत भावम जो है वो ज्योतिष को एक नया डायमेंशन ही दे देती है ऑल टुगेदर। ठीक है, ऐसी ऐसी नई पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आ जाएंगी अपने कुंडली को लेके, भवत भावम के एक सिद्धांत को लगा के, कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बड़े आसानी से इसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिस कर देते हैं। जब भी वो कभी आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन बताते हैं तो अक्सर मैंने तो ऐसा देखा है कि वो लोग भवत भावम को भूल जाते हैं और सारे कंसेप्ट लगा देते हैं, लेकिन इस चीज़ को भूल जाते हैं। क्योंकि अब देखिए, ज्योतिष में दोस्तों बहुत बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, बहुत सारे नियम कानून हैं, बहुत सारे उसमें रूल्स हैं। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है अगर कोई भूल जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छा ज्योतिष अगर आपको बनना है तो आपको भवत भावम हमेशा आपके हृदय में होना चाहिए, कि हाँ भाई, एक बार इस एंगल से भी चेक कर लिया जाए भगवत भावम क्या कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सीट की पेटी बांध लीजिए अगर आपने आज तक नहीं सुना है भगवत भावम क्या क्या होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है भगवत भावम। ठीक है, तो इसके देखिए दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं भगवत भावम के। सबसे पहला जो इसका रूल होता है वो ये होता है कि आपको जब भी किसी हाउस की प्रेडिक्शन देनी है ना, तो आप सिर्फ उस हाउस को देख के प्रेडिक्शन मत दो। उसके साथ एक हाउस बाय डिफॉल्ट लिंक होता है। ठीक है, उसका नियम क्या है? उसका नियम होता है nth हाउस फ्रॉम nth हाउस, n हाउस। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भाव का प्रेडिक्शन दे रहे हो तो उससे उतने ही भाव दूर कौन सा भाव है वो देखिए आप, और उन दोनों को इंटरलिंक कर लीजिए आप, और फिर प्रेडिक्शन दीजिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट हाउस फ्रॉम फर्स्ट हाउस, क्या हो गया दोस्तों? ये तो फर्स्ट हाउस ही हो गया, इसमें कुछ नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड हाउस फ्रॉम सेकंड हाउस, क्या हो जाएगा? ये आपका सेकंड हाउस होता है दोस्तों, ये आपका सेकंड हाउस होता है। तो सेकंड हाउस से सेकंड हाउस क्या हो जाएगा? पहला हाउस यही जहां से शुरू करेंगे, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस फ्रॉम सेकंड हाउस हो गया दोस्तों आपका थर्ड हाउस। अब देखिए, थर्ड हाउस फ्रॉम थर्ड हाउस, आइए देखते हैं ये आपका थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस से थर्ड हाउस क्या हो जाएगा? वन टू थ्री, फिफ्थ हाउस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह फोर्थ हाउस फ्रॉम फोर्थ, बताइए क्या होगा, सोचिए। ये हो गया फोर्थ हाउस। फोर्थ से फोर्थ क्या हो जाएगा? वन टू थ्री फोर, सेवेंथ हाउस। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह करके आपके 12वें भाव तक जाएगा ये। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी की कुंडली में फर्स्ट से, जैसे मान लीजिए आपने थर्ड हाउस का देखना है कि थर्ड हाउस का क्या रिजल्ट है। ठीक है, यानी ये हाउस का आप देखना चाह रहे हो, तो आप जब भी इस भाव को देखोगे ना दोस्तों, तो थर्ड फ्रॉम थर्ड आपका जो कि फिफ्थ हाउस है, इसको भी आप देखोगे। कहीं ना कहीं इन दोनों में एक रिलेशन है दोस्तों। ये इसको अफेक्ट कर रहा है और ये इसको अफेक्ट कर रहा है, आप यूँ समझ लो। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है। भगवत भावम का सबसे प्राइमरी जो कंसेप्ट है वो यही है, nth हाउस फ्रॉम n हाउस।
दे आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट तो देखिए भगवत भावम का यही होता है जो मैंने आपको अभी बताया, nth हाउस फ्रॉम n हाउस। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो कुंडली हम देखते हैं, ठीक है, वो हम किस रिलेशन में देखते हैं, एक बार आप उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, हमने भी तक क्या देखा है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस, ठीक है, नंबर से नहीं लिखते हैं, ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड बना रखा है दोस्तों उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर से हम राशियों को लिखते हैं, बताया था ना मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में। तो ये आपका फर्स्ट हाउस है, ठीक है, ये सेकंड हाउस है, इस तरह आपका चलेगा 12 हाउस तक। ठीक है ना, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा दोस्तों। अब देखिए, ये जो आपकी कुंडली होती है दोस्तों, जन्म कुंडली जो आपकी होती है, उसमें फर्स्ट हाउस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस क्या है आपका? लग्न। लग्न इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस आपकी कुंडली का। जो मैंने अभी त्रिकोण और केंद्र वाला एपिसोड बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट हाउस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो मैं अब इसको आई बटन में पॉप कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केंद्र भी है, ये त्रिकोण भी है, तो ये बहुत ही शुभ हाउस है। और सबसे बड़ी बात ये आपके बारे में बता रहा है, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सोचने का तरीका, मतलब इट्स ऑल अबाउट यू, फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने आपको जब समझाया था कि किस हाउस का क्या मतलब होता है, वो किस एट्रीब्यूट को बताता है। जैसे फोर्थ हाउस हो गया आपकी माँ का हो गया, नाइन्थ हाउस आपके फादर का हो गया, सिक्स्थ हाउस आपका हो गया डिजीज का, डेथ का, रोग कौन सा होगा आपको, रिपू आपके। ठीक है, फिफ्थ हाउस आपका फर्स्ट चाइल्ड होता है, आपकी एजुकेशन होता है। ट्वेल्थ हाउस आपका क्या होता है? ट्वेल्थ हाउस आपका क्या होता है? ये आपका मेडिटेशन का हाउस होता है, और एक तरह से इसको इससे डेथ भी देखी जाती है दोस्तों। ठीक है, टेंथ हाउस आपका काम हो गया, कर्म हो गया। एट्थ हाउस आपका लॉन्जेविटी हो गया। तो ये सब जितनी भी डेफिनेशंस आपने दोस्तों सीखी है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में है? वो आपके लग्न के रिस्पेक्ट में है। ठीक है ना, छठा भाव जो आपका है वो लग्न से छठा भाव है दोस्तों। ठीक है, आठवां भाव जो है वो लग्न से आठवां भाव है। इसी तरह सारे भाव लग्न के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। लग्न क्या है? आपकी पर्सनैलिटी, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो अगर एट्थ हाउस लॉन्जिविटी बता रहा है, आपने पढ़ा था ना लॉन्जिविटी का हाउस होता है ये, तो ये किसकी लॉन्जिविटी के बारे में बता रहा है? लग्न की लॉन्जिविटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसी तरह सिक्स्थ हाउस बता रहा है रोग, रिपु, ऋण के बारे में। तो किसके रोग, रिपु, ऋण के बारे में बता रहा है? फर्स्ट हाउस अगेन। ठीक है, बात की गहराई को समझिएगा दोस्तों, बहुत काम आएगा। ठीक है, अब भवत भावम क्या करता है दोस्तों? उसने क्या कहा, भवत भावम ने एक नया डायमेंशन खोल दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ फर्स्ट हाउस को ही फर्स्ट हाउस मान के क्यों चलें, हम इसी तरह सारे भावों को देख सकते हैं। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन आपके फोर्थ हाउस को, अगर हम, जो आपकी माँ का हाउस होता है, अगर इसको एक मिनट के लिए हम लग्न मान लेते हैं कि ये लग्न है। ठीक है, तो अगर आपको पता करना हो कि आपकी माँ को रोग कैसे होंगे, क्या डिजीज उनको हो सकता है, तो आप कैसे देखोगे दोस्तों? जरा सा दिमाग लगाइए। जब फर्स्ट हाउस से था तो आपने फर्स्ट से 6 हाउस आगे गए आप। ठीक है, तो जब माँ के बारे में आपको देखना हो, तो माँ के रोग के बारे में अगर देखना हो स्पेसिफिकली कि डिजीजेस का हाउस इनका कैसा है, तो यहां से आप 6 हाउस आगे जाइए। यहां से 6 हाउस आगे जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आपका जो 9th हाउस है, आपकी कुंडली का जो 9th हाउस है, कहीं ना कहीं वो आपकी माँ के ऊपर आने वाले संकटों का भी भाव होता है। आपके पिता का भाव तो है ही ये, लेकिन ये आपके माँ को कौन से रोग होंगे ये भी बताएगा। ठीक है,
और देखिए लॉन्जेविटी का हाउस कौन सा होता है, 8th हाउस होता है। 6 ये हो गया, 7th हाउस, 8th हाउस। तो आपकी कुंडली का दोस्तों जो 11th हाउस है वो आपकी माँ की लॉन्जेविटी को भी दिखाता है। तो ये कंसेप्ट देखिए, समझ रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे। आपने कितनी सारी नई पॉसिबिलिटीज खोल दी प्रेडिक्शंस की ना। आप अब हर एक भाव को पिवट कर सकते हो, ठीक है। आप उस भाव को सेंटर मान के उसके चारों ओर जो चीजें चल रही हैं उसको आप फिर ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ना, एक तरह से प्लेइंग फील्ड हो गया आपका। अब आप खेलते रहो इसमें, अनंत आप खेलो कुंडली में। अब सिर्फ आप इसके भरोसे नहीं बैठे हो, आप सब चीज को सेंटर मान के प्रेडिक्शन कर सकते हो। ये ब्यूटी है दोस्तों भवत भावन की, ठीक है। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग लगा ना दोस्तों, इसने एक नया डायमेंशन खोल दिया कि नहीं आपके लिए, जो मैं आपसे कह रहा था शुरुआत में। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, एक आध एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ। अभी आप इसको जब इसमें आप खोजना शुरू करोगे ना भगवत भावन में दोस्तों, आपको बड़े नए नए इसमें थ्योरी फॉर्मूला निकल के आएंगे आपके, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट हाउस आपका ये है, 5th हाउस आपका क्या होता है, आपकी पहली संतान का भाव होता है, ठीक है। 5th हाउस आपकी जो आपकी फर्स्ट चाइल्ड होता है उसका हाउस होता है। अब मान लीजिए कोई आपके पास आता है, वो कह रहा है भाई मुझे बेबी नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत है, क्या करूं मैं। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले आप उसका 5th हाउस ही चेक करोगे ना। जब उसको बेबी नहीं हो रहा है, फर्स्ट बेबी की अगर वो बात कर रहा है, आप उससे पूछोगे कि आपको कितने बच्चे हैं, वो कहेगा एक भी बच्चे नहीं है, तो मतलब पहले बच्चे की बात कर रहा है। तो फिर आप 5th हाउस से देखोगे। अगर वो दूसरे बच्चे की बात कर रहा है तो आप 7th हाउस से देखोगे, ठीक है। तीसरा बच्चा तो 9th हाउस से, एंड सो ऑन, ऐसे देखा जाता है। फिलहाल हम 5th हाउस को सबसे प्रोमिनेंट मानते हैं बच्चे के लिए, और पहले बच्चे के लिए लोग आते हैं। तो आप उसका 5th हाउस पहले चेक करोगे दोस्तों। ऐसा कोई अगर दोस्त आता है आपके पास, अगर उसको बेबी की दिक्कत हो रही है, तो आप उसका 5th हाउस चेक करोगे कैसा है। अगर आपको सब ठीक लगता है कि नहीं यार यहाँ तो कोई इशू नहीं है, तो फिर आप भगवत भावुक कंसेप्ट याद करोगे, ठीक है। कि 5th हाउस से 5th हाउस, 9th हाउस को भी आप देखोगे, इसका 9th हाउस कैसा है, ठीक है। इन दोनों को इंटरलिंक करके फिर आप उसको प्रेडिक्शन दोगे, ठीक है। अगर ये दोनों ही भाव डिस्टर्ब हैं तो फिर आप उसको उस हिसाब से प्रेडिक्शन दोगे। अगर दोनों ठीक हैं तो आप इसको कहोगे भाई चिंता कोई बात नहीं है। फिर आप उसकी दशा देखोगे, कब उसकी दशा आ रही है, उस हिसाब से उसको प्रेडिक्शन दोगे। अब देखिए इसमें एक एंगल और आता है दोस्तों। मान लीजिए 5th आपके फर्स्ट चाइल्ड के लिए आया था आपके पास, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हो कि ये इसका 11th हाउस है। 11th हाउस किसका होता है दोस्तों, आपने पढ़ा था 11th हाउस होता है डिजायर्स का, इनकम का, ठीक है, नेटवर्किंग, फ्रेंडशिप का। ये एक और चीज का हाउस होता है दोस्तों, आपकी एल्डर सिबलिंग। अगर आपका कोई भी बड़ा भाई या बहन है तो ये उसका भी हाउस होता है, ठीक है। 11th हाउस समझ गए। अब देखिए दोस्तों 11th हाउस से 7th हाउस क्या होगा। जैसे आपके लग्न में फर्स्ट हाउस से 7th हाउस क्या होता है, आपके स्पाउस का होता है। तो वैसे ही दोस्तों भवत भावम का कंसेप्ट अगर हम यहाँ भी लगाते हैं तो 11th हाउस से 7th हाउस कौन सा है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 5th हाउस। मतलब आपकी जो एल्डर सिबलिंग है उसका जो स्पाउस है, ठीक है, वो आपकी कुंडली में 5th हाउस को दिखा रहा है, ठीक है। तो अब सोचिए दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जैसे ही आपके एल्डर सिबलिंग की शादी होगी ना और उनके लाइफ में उनका स्पाउस आएगा, यानी ये, तो दोस्तों आपका भी 5th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है।
फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस के सारे एट्रीब्यूट्स जो होते हैं आप उनको याद कर लीजिए। अब क्या क्या होते हैं? आपका एजुकेशन है, आपका रोमांस है, स्पेकुलेशन है, आपके बच्चे हैं, ठीक है, ये सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। तो अगर वो आपसे बच्चे के लिए कंसल्टेशन करने आया है तो आपने 11th हाउस के माध्यम से भी देखिए देख लिया, ठीक है, कि अगर उसकी शादी हुई है तो आपका ये हाउस एक्टिवेटेड है, और अगर ये एक्टिवेटेड है और उसकी दशा भी चल रही है साथ ही साथ मान लीजिए किस्मत से, तो फिर आप इसको बता सकते हो कि ये अच्छा टाइम है आपके बेबी के लिए या नहीं है, जैसे भी उसका टाइम चल रहा है। ठीक है दोस्तों। अब भगवत भावम का कंसेप्ट देखिए दोस्तों, हम यूज़ करते हैं फैमिली रिलेशंस निकालने के लिए भी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये भी, ठीक है। इसको फिर से क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे देखिए दोस्तों, आपसे कोई पूछता है कि मुझे मेरे नानी का जानना है कि मेरे नानी की तबीयत कैसी रहेगी, या उनके लाइफ में इतनी दिक्कतें क्यों चल रही हैं, कुछ भी हो सकता है। जब आपके ब्लड रिलेशन की बात आती है अलग अलग टाइप के, तो देखिए उसको उसको भी आप भगवत भावन से निकाल सकते हो। कैसे? आपकी कुंडली में जो आपका फोर्थ हाउस होता है वो आपकी मदर का होता है, एग्री। अब आपकी मदर का हाउस क्या होगा दोस्तों? तो इसको सेंटर मान लीजिए, ठीक है, सेंटर मतलब इसको फर्स्ट हाउस मान लीजिए, इसको लग्न मान लीजिए। तो आपकी मदर के हाउस से जो फोर्थ हाउस होगा, 1 2 3 4, यानी आपकी कुंडली का 7वां भाव, ये आपकी नानी का भाव हो गया दोस्तों। था ना सिंपल? चलिए इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आपके फादर का हाउस कौन सा होता है दोस्तों? 9th हाउस। हालांकि यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूँ दोस्तों, आपके 10th हाउस को भी आपके फादर के हाउस से देखा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी और साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है। हम लोग नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 9th हाउस को फादर का हाउस मानते हैं, और साउथ इंडिया में 10th हाउस को मानते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दोस्तों, दोनों ही भाव से देखा जाता है। हम लोग नॉर्मली 10th हाउस को देखते हैं अपने स्टेटस के लिए, देखते हैं हम कितना, हमारा नाम कैसा रहेगा सोसाइटी में, हमारी इमेज कैसी रहेगी। तो इससे भी देख लिया जाता है, 10th हाउस से भी देखा जाता है कि आपके फादर का कैसा रहेगा समाज में, ठीक है, उनकी कैसी इमेज रहेगी और वो कैसा काम करेंगे, वो भी 10th हाउस से देख लिया जाता है। तो 9th और 10th दोनों ही बिट आपके फादर से लिंक्ड होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, तो फिलहाल हम 9th पे स्टिक करते हैं दोस्तों। ये आपके फादर का हाउस है, ठीक है। तो आपकी फादर की जो मदर हुई दोस्तों, कैसे देखोगे? यहाँ से फोर्थ हाउस देख लीजिए, तो 1 2 3 4, 12th हाउस हो गया। और आपकी फादर की मदर आपकी क्या होती हैं? दादी। तो आपकी दादी का हाउस हो गया ये। इसी तरह अगर आपको अपने दादाजी का देखना है तो फादर के हाउस से 9th हाउस देख लीजिए, फोर्थ हाउस ये हो गया, 5th 6th 7th 8th और 9th, 5th हाउस ये आपके दादाजी का हाउस हो गया, है ना दोस्तों। अब इस तरह आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है। जैसे आपकी मौसी का भाव आपको देखना है, आपकी मौसी हो गई, आपके मामा हो गए, तो ये आपके मदर से रिलेटेड होगा, तो मदर के हाउस में आइए, ठीक है। अगर आप मदर से एल्डर सिबलिंग के लिए देख रहे हैं तो यहाँ से 11 भाव आगे चले जाइए, क्योंकि 11th हाउस आपके एल्डर सिबलिंग के लिए होता है। अगर छोटे सिबलिंग के लिए देखना है तो यहाँ से 3 भाव आगे जाइए, तो 1 2 3 छठा भाव, ठीक है। छठा भाव आपके मामा का भाव हो गया दोस्तों। मामा, मौसी, आपका जो ननिहाल पक्ष है, क्योंकि थर्ड हाउस देखिए सिबलिंग का होता है ना दोस्तों। आपकी कुंडली में थर्ड हाउस जो होता है वो आपके छोटे सिबलिंग के लिए होता है, 11th हाउस आपके बड़े सिबलिंग के लिए होता है, ठीक है। तो 6th हाउस से आपका जो ननिहाल है, बेसिकली आपके मामा लोग, मामी, मामा, मौसा, मौसी, सबको आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको मौसी के हस्बैंड का देखना है तो यहाँ से 7th हाउस देख लो, यहाँ से 7th हाउस आपका 12th हाउस हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप दोस्तों बड़े एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो दोस्तों समझ में आया कुछ आपको? भगवत भावम का मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि इससे हम कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप
समझ जाइए दोस्तों, भवत भावम एक तरह से एक स्पाइरल ही है। स्पाइरल जानते हैं आप? ये घूमते जाइए आप, इसमें जितना गहराई में जाएंगे उतना आनंद आएगा। ठीक है, स्पाइरल जानते हैं ना? बस बिल्कुल भवत भावम एक स्पाइरल ही है, जो कि आपको एक तरह से नए टूल्स दे देता है प्रोडिक्शन करने के। ठीक है। और अगर आपने कभी सुना हो दोस्तों नवमांश कुंडली के बारे में, अभी मैंने इसको कभी कवर किया नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस स्टफ है। नवमांश कुंडली, ठीक है, एक होती है आपकी नवमांश कुंडली और एक आपकी होती है कहाँ लिखूँ इसको मैं, और इधर कर लेता हूँ। एक होती है आपकी राशि तुल्य नवमांश कुंडली। ये मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि अभी हम बेसिक्स ही कवर कर रहे हैं, तो अभी इसको मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि आपकी जो नवमांश कुंडली होती है और जो आपकी एक उसी से राशि तुल्य नवमांश कुंडली बनती है दोस्तों, जब आप उसमें भवत भावम लगाते हो ना, उसमें जब आप भवत भावम कंसेप्ट निकालते हो तो बड़े ही एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, नवमांश कुंडली में भवत भावम का कंसेप्ट लगाना बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है, मतलब आपका चिट्ठा खोल के रख देगा सामने। ठीक है, तो इसको भी हम आगे चल के कभी अपने एडवांस एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अब हमारे जो आगे के वीडियोस होंगे उनमें जो हमने भवत भावम इस एपिसोड में सीखा है वो आपको अगले एपिसोड में समझ में आएगा दोस्तों। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए भवत भावम को पहले कवर करना ज़रूरी था, ताकि मैं जो आगे आपको समझाऊं वो आपको आसानी से समझ में आ सके दोस्तों। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।